लास्ट टाइम हमने सेक्शन 68 तक कवर किया था। सेक्शन 68 में मैंने ये कहा था, हम बात बेसिकली कर रहे थे इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की। यानी जो पेमेंट ऑफ फाइन अगर होता है और अगर आप वो फाइन पे नहीं करते हो तो आपको उसके बदले में इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है। अभी सेक्शन 69 क्या कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। ये प्रपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन का क्या मतलब है? ये प्रपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन का मतलब है कि जितना फाइन आपको चुकाना था आपने उतना नहीं चुकाया है, आपने उसका एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन चुका दिया है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का फाइन चुकाना था तो आपने 75 चुका दिए या 50 चुका दिए या 25 पे कर दिए। कंप्लीटली पे नहीं किया बट उसका एक पर्टिकुलर पार्ट आपने पे किया है। तो क्या उसके कारण भी आपकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी? तो देखो, यहाँ पे ये चीज होती है कि अगर फाइन पूरा का पूरा आप चुका दोगे तो आपकी इम्प्रिजनमेंट तो एट द स्पॉट टर्मिनेट हो जाएगी। यानी जैसे ही आपने कंप्लीट फाइन पे किया या इम्प्रिजनमेंट विल टर्मिनेट। बट अगर आपने उसका सिर्फ एक प्रपोर्शन पे किया है, कंप्लीट फाइन पे नहीं किया, तो जितना प्रपोर्शन आपने पे किया है उतना प्रपोर्शन का इम्प्रिजनमेंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यानी ऐसा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि पूरा फाइन पे कर दो तो पूरा का पूरा आपका जो है पूरा फाइन पे कर दो, पूरा इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। थोड़ा फाइन पे कर दो तो थोड़ा इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। इतनी सी चीज है। एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पे सपोज करो कि आपके ऊपर 100 रुपए का फाइन लगा है। अभी 100 रुपए का जो ये आपका फाइन है, इस 100 रुपए के फाइन के कारण जो आपको डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दिया है वो है 4 मंथ। ये कोर्ट ने आपको दिया है 100 रुपए के लिए 4 मंथ दिया है। आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 25 रुपीज का 1 मंथ यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। इफ इट इज ₹100 फॉर 4 मंथ, देन अगर हम इसका मंथली एवरेज लगाए तो 25 रुपीज हो रहा है। तो सपोज करो कि आपने 75 रुपीज पे कर दिए बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आपको जेल हुई, आप जेल गए, 1 महीना कंप्लीट होने के पहले ही आपने 75 रुपीज जो है वो पे कर दिए। तो अब आप ये सोचो कि अगर आप 75 रुपीज पे कर रहे हो वहां पे 100 में से, तो इसका मतलब है कि आप 3 महीने का जो इम्प्रिजनमेंट है वो आप पे कर रहे हो। यानी जो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट का पेमेंट होता है वो आप पे कर रहे हो। तो जैसे ही इस केस में आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा, जैसे ही आपका यहाँ पे 1 मंथ एक्सपायर होगा, आपको जेल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और क्यों डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? क्योंकि आपने 75 रुपीज पे किए थे, तो जो 25 रुपीज नहीं पे किए उसके लिए 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जो बचे हुए 3 मंथ है उसमें आपको रिलीज कर दिया जाएगा, उसके पहले ही 1 मंथ कंप्लीट होते से ही रिलीज कर दिया जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे, अगर मान लो कि 75 रुपीज जो है वो आपने फर्स्ट मंथ एक्सपायर होने के बाद पे किए, यानी आपका फर्स्ट मंथ एक्सपायर हो चुका है, आप सेकेंड मंथ में आ चुके हो, या फिर आप सेकेंड मंथ से भी ज्यादा थर्ड मंथ में आ चुके हो, और फिर आपने 75 रुपीज पे किए, तो अगर उस केस में 75 रुपीज पे करोगे तो आपको इमीडिएटली डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इमीडिएटली डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, ये समझना। यहाँ पे इमीडिएटली डिस्चार्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 1 मंथ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, आप सेकेंड मंथ में हो, थर्ड मंथ में हो, और 75 रुपीज पे कर रहे हो, यानी कि पूरा 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट आप वहां पे जो है उसका फाइन पूरा आप पे कर रहे हो, तो आपको वहां पे इमीडिएटली डिस्चार्ज किया जाएगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग लगाते जाइए कि अगर 50 रुपीज पे किए जाएंगे 2 मंथ के बाद, तो जैसे ही 2 मंथ कंप्लीट होगा आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर फाइन 100 रुपीज है, तो 2 मंथ का 50 रुपीज प्रपोर्शन हो रहा है। तो ये प्रपोर्शनल सेंटेंस वाली चीज आप समझना। इसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ इस तरह से, आपको फिगर दे देंगे 100 रुपीज का फाइन है, 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है, बताओ कितने दिन बाद छोड़ देंगे अगर 50 रुपीज पे किए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 69 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अभी आप आइए सेक्शन 70 पे। फाइन लेविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। अभी ये देखो कि ये जो फाइन आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है, ये जो फाइन लगाया जाता है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट का,
इसे कब तक रिकवर किया जा सकता है, और जिस इंसान के ऊपर अगर फाइन लगाया है उस इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो क्या वो फाइन भी वहां पे, जो फाइन की लाइबिलिटी होती है, क्या वो भी खत्म हो जाती है? तो ये चीज अपन सेक्शन 70 में पढ़ने वाले हैं। अब देखो सेक्शन 70 अगर आप इसकी बेयर रीडिंग करोगे तो इसमें क्या लिखा है, फाइन or any part thereof which remained unpaid may be levied at any time within 6 years after passing of the sentence. And if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts. अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट का फाइन होता है वो आपकी सजा मिलने के 6 साल बाद तक रिकवर किया जा सकता है। मतलब वहां पे जो लिमिटेशन है कोर्ट के ऊपर आपके फाइन को रिकवर करने की वो 6 साल है। अगर इम्प्रिजनमेंट आपको दिया गया है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन भी आप पे लगाया गया है, आप फाइन पे नहीं कर रहे हो, तो जो डेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, समझना इस चीज को, डेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट से 6 इयर्स तक फाइन रिकवर किया जा सकता है, आपकी डेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट से 6 ईयर तक। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 ईयर में ही करना पड़ेगा। अगर आपको इम्प्रिजनमेंट 6 साल से ज्यादा का मिला है, मान लीजिए कि आपको इम्प्रिजनमेंट 8 साल का मिला है या 9 साल का मिला है या 10 साल का मिला है, तो जितना आपको इम्प्रिजनमेंट मिला है उतने टाइम तक फाइन आपसे रिकवर किया जा सकता है। यानी कि अगर 10 साल का इम्प्रिजनमेंट मिला है तो 10 साल तक फाइन आपसे रिकवर किया जा सकता है, 10 साल के अंदर अंदर कभी भी। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, ये दो केस जो हैं आप देखिए इसको और से सेपरेट किया है ये। तो पहला केस क्या है कि लिवेबल विद इन 6 ईयर, और दूसरा है ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। और विद इन 6 ईयर कब अप्लाई होता है? विद इन 6 ईयर अप्लाई होता है जब आपकी सजा जो है, जो आपको इम्प्रिजनमेंट मिला है वो 6 साल से कम हो। लेकिन जो ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट है, ये ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट एप्लीकेबल तब होता है जब आपका इम्प्रिजनमेंट 6 साल से ज्यादा हो। तो 6 साल से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट में जब तक सजा एक्सपायर होती है तब तक कोर्ट आपसे फाइन रिकवर कर सकती है। तो दो चीज तो ये बता दी इस सेक्शन में। और तीसरी चीज कि जिस इंसान को फाइन देने की जिम्मेदारी होती है, यानी जिस इंसान के ऊपर फाइन लगाया जाता है, अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जो लीगली उस इंसान के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बहुत सारे कर्जदार होते हैं अगर, तो जिस इंसान की मृत्यु हुई है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के ऊपर से उन सबका कर्जा चुकाया जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो फाइन लगाया है वो फाइन भी उस इंसान की प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। पर ध्यान रहे, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है जो प्रॉपर्टी लायबल होगी। यानी जो प्रॉपर्टी किसी पर्सन की डेथ के बाद उसके डेट के लिए लायबल होती है, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप भूल जाओ उस फाइन। ठीक है, तो ये सेक्शन 70 कहता है। तो सेक्शन 70 के कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं कि जो आपको इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट दिया है, पहली चीज तो ये कि इट डज नॉट लिबरेट द ऑफेंडर फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द फुल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड ऑन हिम। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये कि किसी के ऊपर अगर पेमेंट ऑफ, किसी के ऊपर डिफॉल्ट के कारण फाइन अगर कोर्ट ने लगाया है ना, किसी के ऊपर कोर्ट ने फाइन लगाया है और वो फाइन नहीं देने के कारण इम्प्रिजनमेंट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे फाइन नहीं देना। जो इम्प्रिजनमेंट आपको मिला है वो एज अ पेनल्टी मिला है, फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये जो फाइन है अगर आप इसको पे नहीं करते हो या अनपेड रहता है तो ये 6 सालों तक, इम्प्रिजनमेंट से 6 साल तक कोर्ट कभी भी रिकवर कर सकती है। बट अगर आपको सेंटेंस 6 साल से ज्यादा का मिला है तो इस फाइन को आपके सेंटेंस कंप्लीट होने के पहले पहले कभी भी रिकवर किया जा सकता है। और जो एक्यूज की प्रॉपर्टी होती है वो उसके फाइन के लिए लायबल होती है, एक्यूज की डेथ अगर हो चुकी है तो। ठीक है, क्योंकि एक्यूज की जो डेथ होती है वो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज नहीं करती,
उसकी प्रॉपर्टी लीगली लायबल रहेगी कोर्ट के इस डेट को चुकाने के लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 70 था। यानी इतना सा आपको समझ चुके होंगे कि ये जो रिकवरी है ये 6 साल तक और 6 साल के बाद तक भी चलती है। अब आ जाइए सेक्शन 71 पे। सेक्शन 71 क्या कहता है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अभी यहाँ पे समझना ध्यान से, थोड़ा पनिशमेंट की बातें चलेगी यहाँ पे। अब आप सेक्शन 71 को देखिए तो ये बताता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। देखिए ऐसे बहुत सारे ऑफेंस होते हैं जो छोटे छोटे बहुत सारे ऑफेंसेस से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो हमारा पीनल कोड है उसको कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन लगाना पड़ती है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो ए नाम का एक इंसान था उसने जेड नाम के इंसान को 50 स्ट्रोक मारे एक छड़ी से, यानी ए ने जेड को 50 बार एक लकड़ी से पीटा। ठीक है, 50 बार पूरा गिन के पीटा उसने, 1 2 3 ऐसे करके पूरा 50 टाइम्स उसने जेड को स्ट्रोक किया एक लकड़ी से। यहां पे ए क्या कर रहा है? क्या यहाँ पे ए कोई ऑफेंस कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। कौन सा ऑफेंस कर रहा है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जो कि हमारे पिनल कोड में अंदर एक ऑफेंस आपको मिलेगा। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ए जेड को 50 टाइम्स बीट कर रहा है और इस 50 टाइम्स में 50 बार उसने जेड को वॉलंटरी हर्ट किया। अगर हम इस 50 को इंडिविजुअली गिनेंगे तो भी वॉलंटरी हर्ट किया। अगर हम इस पूरे 50 को एक साथ गिनेंगे कि ए ने जेड को मारा तो भी वॉलंटरी हर्ट किया। मतलब यहाँ पे जो वॉलंटरी हर्ट है वो दो तरह से हुआ है, एक तो कंप्लीट बीटिंग से और दूसरा ईच ब्लो से। ईच ब्लो मतलब हर एक स्ट्रोक से अगर अपन उसको काउंट करें तो अगर सोचो आप कि अगर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 71 नहीं होता तो यहाँ पे हम ए को हर एक स्ट्रोक के लिए पनिश करते। मतलब एक बार वॉलंटरी हर्ट करने की जो सजा है अगर वो 1 साल है तो 50 बार वॉलंटरी हर्ट करने की सजा कितनी हो जाएगी? 50 साल। समझ रहे हो इस चीज को कि अगर एक बार हर्ट करने की सजा 1 साल है तो उसने 50 स्ट्रोक मारे, 50 साल की सजा होना चाहिए। बट क्या ये सही है? नहीं। इसीलिए सेक्शन 71 ने यहाँ पे लिमिट लगा के रखी कि कई बार छोटे छोटे ऑफेंसेस इंडिविजुअली बहुत बार होते हैं, तो हम उन सबको एक कंप्लीट ऑफेंस की नजर से देख के एक कंप्लीट सजा वहां पे देंगे। तो यहाँ पे जो सजा है एक वो 50 साल की नहीं, सिर्फ एक ही मिलेगी जो कि उसकी कंप्लीट बीटिंग के लिए मिलेगी। मतलब कि उसने 50 बार मारा है, उस 50 बार को हमने एक सिंगल बीटिंग कंसिडर किया है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए, और इसीलिए हम उसको सिर्फ एक ही पनिशमेंट देंगे, हम उसको 50 पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन इसी केस में चलो एक और नया मोड़ आ जाता है। वो क्या कि जब ए जेड को 50 बार मार रहा था तो रास्ते से वाई जा रहा था। वाई ने देखा कि ए जेड को मार रहा है तो वाई ने इंटरफेयर कर दिया। वाई ने इंटरफेयर क्यों किया? वाई ने इसलिए इंटरफेयर किया कि यार ए और जेड की झगड़ा हो रहा है, ए जेड को इतना मार रहा है, मैं जाके जेड को बचा लेता हूं। ऐसे करके वाई ने इंटरफेयर किया। तो जो ए था वो तो बहुत गुस्से में था, ऑलरेडी वो 50 बार जेड को मार चुका था। जब उसने देखा कि वाई बीच में आ रहा है तो उसने वाई को भी इंटेंशनली चोट पहुंचा दिए। अब एक चीज समझना आप, जो सेक्शन 71 की लिमिट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होगी। सेक्शन 71 की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होती है एक ही ऑफेंस पे। यानी एक ही ऑफेंस बहुत सारे ऑफेंसेस से मिलके बना हो। एक ही ऑफेंस का मतलब होता है कि ए सिर्फ जेड को मारे 50 बार, तो 50 बार मार रहा है ये सेवरल ऑफेंस है, और जेड को मार रहा है ये एक ऑफेंस है। ठीक है, तो वो जेड को मार रहा था, बट अब उसने क्या करा, उसने इंटेंशनली वाई को भी मार दिया। अब ये समझो कि इसने वाई को जो चोट पहुंचाई है दैट इज नो पार्ट ऑफ द एक्ट वेयर बाय ए वॉज कॉजिंग हर्ट टू जेड। ए तो जेड से लड़ रहा था, बट जब ए ने वाई को चोट पहुंचाई तो वो वाली जो चोट है वो उस ऑफेंस का हिस्सा नहीं है जो वो जेड के साथ कर रहा था।
वाई को चोट जैसे ही आपने पहुंचा दी, इसका मतलब आप वो वाला ऑफेंस नहीं कर रहे हो जो आप जेड के साथ कर रहे थे। आपने यहाँ पे वाई के साथ एक और ऑफेंस कर दिया, आपने यहाँ पे वाई को भी वॉलंटरी कॉज हर्ट कर दिया। तो अब इस केस में जो ए है वो दो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, एक तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड और दूसरा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू वाई ऑल्सो। यहां पे लिमिट की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे जो आपने वाई को चोट पहुंचाई है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑफेंस दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग। ये चीज आप समझ लो। सेक्शन 71 बस इतना ही है। आप सेक्शन 71 के जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें भी आपको यही मालूम पड़ेगा। फर्स्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वेयर एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it is so expressly provided। इसमें एक लाइन लिखी है unless it is expressly provided, यानी कि अगर पिनल कोड में कहीं भी ये एक्सप्रेस प्रोविजन दिया है कि भैया अगर तुम 10 बार मारोगे तो 10 बार की पनिशमेंट अलग अलग मिलेगी, तो आपको मिलेगी। अदरवाइज अगर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया है तो सेक्शन 71 अप्लाई होगा। ठीक है। उसके बाद which is लिखी where anything is an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or published, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offenses। इसमें लिखा है कि अगर कोई ऑफेंस किसी ने किया और वो ऑफेंस पीनल कोड की दो या दो से ज्यादा डेफिनेशन में फॉल करता है, मतलब कोई एक ऑफेंस हुआ है जो दो या दो से ज्यादा डेफिनेशन में फॉल करता हो पीनल कोड की, तो उस केस में कोर्ट कितनी पनिशमेंट देगी? तो उस केस में कोर्ट इतनी पनिशमेंट देगी जितनी वो कोर्ट देने के लिए अब मैक्सिमम लायबल होगी। जैसे कि हर कोर्ट का एक पर्टिकुलर सजा देने का प्रोविजन होता है, आपको सीआरपीसी में मैंने बताया होगा और अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाते पढ़ाते बोला भी होगा कि फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है तो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो उनके सामने कोई एक ट्रायल चल रहा है, अब उस ट्रायल में उन्होंने देखा कि यार इसमें जो ऑफेंस हुआ है वो दो सेपरेट डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, दो सेपरेट डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। एक में सजा 2 साल की है और एक में सजा 3 साल की है। अच्छा, ऑफेंस एक ही है पर वो दो अलग अलग डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। तो उस केस में कोर्ट जो है वो मोर सीवियर वाली पनिशमेंट चूज करेगी जितनी वो देने के लिए कॉम्पिटेंट होगी। यानी एक मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास वो 3 साल तक की सजा दे सकता है, और वो जो ऑफेंस जो दो डेफिनेशन में फॉल कर रहा है उसमें एक सजा 2 साल की है और एक सजा 3 साल की है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट 3 साल वाली सजा दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीजें थी। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ पनिशमेंट का वो सेक्शन 71 का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिमिट ऑफ पनिशमेंट है ये आईपीसी में क्यों दिया? तो देखो आईपीसी में इसलिए दिया है क्योंकि पनिशमेंट पर लिमिट लगाना जो है वो काम किसी प्रोसीजरल लॉ का नहीं होता है, वो सब्सटेंटिव लॉ का काम होता है। इसलिए ये सीआरपीसी में नहीं है, ये आईपीसी में है। ये चीज भी याद रखिएगा। अब आइए सेक्शन 72 पे। सेक्शन 72 क्या कहता है? punishment for person guilty of one of several offenses, the judgment stating that it is doubtful of which। अभी देखो ये एकदम अजीब चीज है। अजीब चीज क्यों है? यहां पे किसी ऑफेंडर का ट्रायल चला, वो गिल्टी भी प्रूव हो गया, जो कोर्ट में एविडेंस वगैरह होते हैं सारे एविडेंस कोर्ट ने देख लिए, सब कुछ देख लिया, ये भी पता चल गया कि वो गिल्टी है, उसने ऑफेंस किया। बट सारे एविडेंस देखने के बाद भी अभी तक कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली इसमें ऑफेंस कौन सा किया है। मतलब कोर्ट को ना दो दो ऑफेंसेस वहां पे दिखाई दे रहे हैं कि यार इसने या तो ये किया है या तो इसने ये किया। सारे एविडेंस भी कोर्ट ने देख लिए। सारे एविडेंस देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, बट ये क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा वाला किया है।
यानी दिस सेक्शन अप्लाइज टू केसेस इन विच द लॉ इज एप्लीकेबल टू अ सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट विच इज डाउटफुल। यानी कि यहाँ पे जो फैक्ट है वो डाउटफुल है, यहाँ पे जज को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसने पर्टिकुलरली कौन सा ऑफेंस किया है। तो क्या क्या हम उसको छोड़ देंगे? क्या हम उसको बरी कर देंगे? हम उसको एक्विट कर देंगे? नहीं। तो यहाँ पे द ऑफेंडर शेल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोवेस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल। यानी कि क्या होगा, देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है थोड़ा सा मिल रहा है। खैर यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों मिल रहा है? बात यह है कि इतना तो क्लियर है कि ऑफेंस किया है, बट ये डाउट है कि कौन सा ऑफेंस किया है। तो डाउट का बेनिफिट तो देंगे हम एक्यूज्ड को, बट वो बेनिफिट इस बार बहुत बड़ा नहीं होगा। क्यों बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा बेनिफिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज प्रूव हो रही है कि उसने ऑफेंस किया है। डाउट सिर्फ इतना है कि कौन सा किया है, इसलिए उसको इस डाउट का बेनिफिट छोटा सा मिलेगा। और वो छोटा सा बेनिफिट ये है कि जो दो ऑफेंस में आपको डाउट हो रहा है, आप उन दोनों ऑफेंसेस की सजा देखो। आप उन दोनों ऑफेंसेस की सजा देखो। चलो मान लो कि एक ऑफेंस में सजा 3 साल है, दूसरे में भी 3 साल है, तो कोई बात नहीं, 3 साल की सजा दे दो, क्योंकि दोनों ही ऑफेंस में 3 साल की है, तो टेंशन ही नहीं। बट अगर मान लो कि एक ऑफेंस की सजा 1 साल है और दूसरे वाले की सजा 3 साल, तो अब यहाँ पे हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे देने वाले हैं? अब हम उसको बेनिफिट देने वाले हैं कि जो लोवेस्ट पनिशमेंट है वो देंगे। यानी जो ऑफेंस जिसमें आपको डाउट है उसमें 3 साल है और दूसरे में 1 साल है, तो हम उसको 1 साल वाली पनिशमेंट देंगे। ये सेक्शन 72 कहता है। तो सेक्शन 72 का कॉन्सेप्ट कितना है कि कोर्ट को अगर कोई ऑफेंडर का गिल्ट जो है वो प्रूव होता हुआ दिखता है, बट जजमेंट में जज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली इन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है, यानी दो ऑफेंसेस में डाउट है, तो वहां पे कोर्ट वो पनिशमेंट देगी जो लोवेस्ट होगी उन दोनों ऑफेंसेस में से। ठीक, चलिए, ये सेक्शन 72 भी हो गया। अभी देखिए सेक्शन 72 तक आते आते हमने ये देख लिया कि किस तरह से फाइन लगाया जाता है, किस तरह से पनिशमेंट को जो है लिमिट किया जाता है। ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी है। अब एक दूसरी पनिशमेंट की बात करते हैं, विच वॉज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 73। देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि आईपीसी इस चीज को समझाता नहीं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि एक प्रिजनर को आइसोलेट करके रख देना, ताकि उसका जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे पूरा कांटेक्ट टूट जाए। आप नॉर्मली अगर देखोगे किसी प्रिजनर को तो वो लोग जब जेल में रहते हैं तो उनके साथ दूसरे कैदी भी रहते हैं, उन्हें दिखते रहते हैं दूसरे कैदी चलते फिरते, उन्हें पुलिस वाले दिखते रहते हैं चलते फिरते, जेल अथॉरिटी दिखती रहती है चलते फिरते। यानी एक तरह से आउटसाइड वर्ल्ड से जो उनका कांटेक्ट है वो तोड़ा नहीं जाता है। बट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे उन्हें इतना आइसोलेट कर दिया जाता है कि उनका आउटसाइड वर्ल्ड से एक तरह से कांटेक्ट ही पूरा टूट जाए। इसे कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि इम्प्रिजनमेंट का थोड़ा सा डेंजरस फॉर्म है ये। अब चूंकि ये बड़ी अजीब चीज है, बड़ी डेंजर चीज है, थोड़ी सी मुश्किल चीज है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी भी हमको समझना पड़ेगी कि क्या ये हर केस में किया जा सकता है या ये कुछ स्पेशल केसेस में ही किया जा सकता है। तो एक चीज आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि इट इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑफेंस फॉर विच रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कैन बी अवॉर्डेड। मतलब कि ये हर उस ऑफेंस में किया जा सकता है जहां पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कोर्ट दे सकती है। यानी एक और चीज, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उन ऑफेंस में नहीं दी जा सकती जहां पे सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंस इन विच ओनली सिंपल इम्प्रिजनमेंट कैन बी अवॉर्डेड। ये एप्लीकेबल होगा ओनली ऑन विच ऑफेंसेस वेयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कैन बी अवॉर्डेड। ठीक है, उसके बाद अगर ये एप्लीकेबल हर उस ऑफेंस पे है जहां पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, तो क्या कोर्ट हर केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑर्डर देती है? नो, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट whether to award solitary confinement or not. अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कुछ लिमिट भी है।
और वो लिमिट क्या, वो लिमिट ये है कि अगर आपका जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, अगर वो 6 मंथ से कम का है, अगर आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से कम का है, तो जो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 मंथ तक का हो सकता है। मतलब 6 मंथ के रिगरस इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अगर आपका 6 मंथ तक का है या 6 मंथ से कम है, तो जो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 मंथ तक का हो सकता है। 1 मंथ से कम भी हो सकता है, इस चीज को समझिएगा, ये अपर लिमिट बता रहा हूं। लेकिन अगर आपका इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से बड़ा और 1 साल तक का है अगर मान लो, तो उस केस में आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ तक का एक्सटेंड हो सकता है। और अगर आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज्यादा का है, तो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ तक का हो सकता है। अब यहां से आप एक चीज और इजीली याद कर सकते हो कि किसी भी केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपका 1 साल से ज्यादा का भी होता है, तो भी जो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है दैट इज लिमिटेड टू 3 मंथ। तो जो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है वो 3 मंथ का होता है, चाहे आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट कितना भी हो, और मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्केल होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, सेक्शन 73 में प्रोवाइडेड है। आप इस स्केल को याद रखिएगा। अधिकतर जब किसी एक्यूज को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की जाती है, तो उसको डेथ सेंटेंस देने के बाद से अगर उसकी डेथ सेंटेंस पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है, तो उसे फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं उसका आउटर वर्ल्ड से जो एक कनेक्शन है वो पूरा टूट जाए। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ तक का हो सकता है, और इसकी जो स्केल है वो 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ इस तरह की है। अब आप एक और चीज यहाँ पे अभी समझेंगे कि ये जो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, सिर्फ इतना समझ लेना कि 3 मंथ तक का हो सकता है ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 3 मंथ भी कैसे होगा उसका भी प्रोविजन दिया है। देयर इज अ लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज वेल। यानी आपको लगातार 3 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, लगातार 2 महीने, लगातार 1 महीने तक नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 74 जो है इसके बाद वाला, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर लिमिट लगाता है। और वो लिमिट क्या है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको इंटरवल्स में देना पड़ेगा। अब देखिए ये एकदम यूनिक चीज है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो आपको इंटरवल्स में देना पड़ेगा। अब इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखो पहली बात तो ये समझ लो कि इंटरवल का मतलब होता है ब्रेक्स में देना पड़ेगा। मतलब कि लगातार 1 महीने तक आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, लगातार 2 महीने नहीं रख सकते, लगातार 3 महीने भी नहीं रख सकते। यानी आपको गैप देना पड़ेगा, और वो गैप किसी भी केस में मैक्सिमम 14 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी आपको अगर ऊपर 3 स्केल यहाँ पे आपको बताई गई थी, ये 3 स्केल आपको यहाँ पे बताई गई थी, तो आपको चाहे इन तीनों में से किसी भी स्केल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला हो, आप इतना समझिए कि जो एक इंटरवल है वो 14 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 7-7 दिन का इंटरवल भी हो सकता है, 8-8 दिन का भी हो सकता है, 9-9 दिन का भी हो सकता है, 5-5 दिन का भी हो सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है। यानी लोअर लिमिट पे कुछ बाउंडेशन नहीं है, बट अपर लिमिट पे बाउंडेशन है कि 14 डेज से ज्यादा का इंटरवल मत रखना। और एक और चीज, जितने डेज का इंटरवल रखोगे उतने ही डेज का इंटरवल के बीच में गैप भी रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपका इंटरवल जो है, अगर आपका कन्फाइनमेंट जो है वो 14 डेज का है, मान लो अपन ने मैक्सिमम लिमिट का ही ले लिया, 14 डेज तक लगातार आपको कन्फाइनमेंट में रखा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो 14 दिन के बाद आपको 14 दिन का गैप देना पड़ेगा, और फिर आप 14 दिन वापस से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। मतलब अगर 7-7 दिन का गैप रखा है, 7 दिन का कन्फाइनमेंट, फिर 7 दिन का गैप, फिर 7 दिन का कन्फाइनमेंट, 5 दिन का कन्फाइनमेंट, फिर 5 दिन का गैप, फिर 5 दिन का कन्फाइनमेंट, ये चीज समझो। तो क्या दो चीज समझ में आई, इन नो केस confinement shall exceed 14 days at a time with the same intervals as of the confinement। उसके बाद अगर आपका imprisonment जो है
वो 3 महीने से ज्यादा का है, यानी ये तीसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, तीसरी कैटेगरी की, ये तीसरी वाली कैटेगरी देखो। अगर आपका इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज्यादा का था तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना मिल रहा था, 3 मंथ तक का। यानी कि अगर आपका इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक का था, 1 साल से एक्सीड हो रहा था अगर वो तीसरे वाले केस की बात कर रहा हूं, जब आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल से एक्सीड हो रहा था तो आपका वहां पे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था वो 3 मंथ तक का था, यानी मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ का होता है। तो अगर उस केस की बात कर रहे हैं जहां पे आपका इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज्यादा का होता है, तो वहां पे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, इट शेल नॉट एक्सीड 7 days इन अ मंथ विद इंटरवल ऑफ द सेम पीरियड एज ऑफ द कन्फाइनमेंट। वहां पे आप याद रखना, आपको 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं भुगताया जाएगा। 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको नहीं रखा जा सकता। बट ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 मंथ से एक्सीड होगा, क्योंकि पता है ना उनको कि आपका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से ज्यादा का है। मतलब अगर आप हर महीने 7 दिन भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करते हो तो 3 महीने में 21 डेज हो जाएंगे, है ना, 3 महीने में 21 डेज हो जाएंगे। और उसके बाद अगर बाद में और भी चल रहा है, आपका जो कन्फाइनमेंट इम्प्रिजनमेंट है वो और भी चल रहा है, तो उस तरीके से आपका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि किसी भी केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 डेज एक बार में 14 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। और अगर इम्प्रिजनमेंट आपका 3 मंथ से ज्यादा का है तो उस केस पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज और आप समझ लीजिए। चलिए, सेक्शन 74 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें भी एक चीज याद रखना, यहाँ पे भी आपका जो इंटरवल्स है वो सेम रहेगा, विथ इंटरवल्स ऑफ द सेम पीरियड एज ऑफ द कन्फाइनमेंट, है ना। यानी आपने यहाँ पे जो है बात वो शेल नॉट एक्सीड 7 डेज की दी है ना, तो 7 डेज का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम लिमिट है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 7 दिन ही आपको रखना पड़ेगा। मान लो उनने 2-2 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा, तो 2 दिन के लिए आज भेज दिया, फिर कल 2 दिन का गैप देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन के लिए भेजा है, यानी जितने दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं उतने ही दिन का गैप देना पड़ता है। तो अगर 2 दिन के लिए आज भेजा तो कल 2 दिन का गैप दिया, फिर 2 दिन के लिए भेजा, फिर 2 दिन का गैप दिया, फिर 2 दिन के लिए भेजा, फिर 2 दिन का गैप दिया। अब कितने दिन बचे? 6 दिन तो हो गए, अब सिर्फ 1 दिन बचा है, तो अब 1 दिन भेज दो आप बाद में। इस तरह से पूरे मंथ में 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आप इतना बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन सेक्शन 74 के अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। खास करके एमपी की जो सिविल जज एग्जाम होती है उसमें सेक्शन 74 के अंदर से बहुत बार क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन यही आता है कि कन्फाइनमेंट जो है वो मैक्सिमम कितने दिन तक का एक्सीड हो सकता है किसी भी केस में। तो आपको वहां पे 14 डेज का आंसर उसमें बताना पड़ता था। चलिए, अभी सेक्शन 75 पे आइए। सेक्शन 75 बोलता है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अभी जो अपन सेक्शन 75 देख रहे हैं वो बेसिकली 2 स्पेसिफिक चैप्टर की बात कर रहा है। एक तो उसने नाम लिया चैप्टर 12 का, और दूसरा उसने नाम लिया चैप्टर 17 का। यानी कि हम इन्हीं 2 चैप्टर के ऑफेंसेस की बात करेंगे, तो पहले यह समझना जरूरी है कि ये चैप्टर कौन से। तो चैप्टर 12, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। गवर्नमेंट, देखो ये कॉइन वगैरह नोट वगैरह बनाना किसकी जिम्मेदारी है और ये किसकी ड्यूटी है? एक्सक्लूसिवली ये काम गवर्नमेंट का है। किसी भी दूसरे इंसान को ये बनाने की अथॉरिटी नहीं दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कोई और दूसरा इंसान बनाता है तो आईपीसी के चैप्टर 12 में वो एक ऑफेंस कर रहा है। और चैप्टर 17 की अगर बात करें तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चोरी हो सकती है,
रॉबरी हो सकती है। ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वाले ऑफेंसेस कहलाते हैं। सेक्शन 75 सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल है जहां पे चैप्टर 12 या चैप्टर 17 इन्वॉल्व हो रहा है। और उसमें एक और चीज की जरूरत होती है कि आपने पहले जो ऑफेंस किया उसमें आपका कॉन्विक्शन भी हुआ। आपने पहले जो ऑफेंस किया उसमें कॉन्विक्शन भी आपका हुआ था। मान लीजिए आपने आज के पहले कभी एक बार नकली सिक्के बनाए, यानी आपने सिक्के बनाए, कॉइन बनाए नकली, आपने चैप्टर 12 में ऑफेंस किया और आपका ट्रायल चला। और जब आपका ट्रायल चला तो आपको कोर्ट ने सजा भी दे दी, यानी कि आप कॉन्विक्ट हो गए। आपने सिक्के बनाए, चैप्टर 12 में ऑफेंस किया, आप कॉन्विक्ट हो गए। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद आपने फिर से नकली सिक्के बनाए, यानी आपने फिर से चैप्टर 12 में ऑफेंस किया। तो अब की बार आपको वहां पे इनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी। और इनहेंस्ड पनिशमेंट क्यों मिलेगी? सेक्शन 75 के कारण। सेक्शन 75 क्या बोलता था कि भाई साहब चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में अगर आपको कभी पहले प्रीवियस कॉन्विक्शन हुआ है और आज फिर आपको ऑफेंस कर रहे हो तो आज आपको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगा। इसका प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है। अब ये इनहेंस्ड पनिशमेंट कैसे, यहाँ पे पढ़ लीजिए। हुएवर हैविंग कन्विक्टेड बाय इंडियन कोर्ट of any offense punishable under the above mentioned chapter with imprisonment for a term of 3 year or upward। देखिए जो पिछला आपका कन्विक्शन है उसमें आपको 3 साल या 3 साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट मिलना चाहिए, ये चीज कंपलसरी है ना। यानी कि जो आपको प्रीवियस कन्विक्शन जो आपको हुआ है, सिर्फ कन्विक्शन होना जरूरी नहीं है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा का होना जरूरी है। ये चीज अगर अब आपने वापस से ऑफेंस कमिट किया with the like imprisonment for the like term, then shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to 10 years। इसको कहते हैं subsequent offense। subsequent offense का मतलब होता है कि एक बार पहले किया है, प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, उसमें 3 साल की सजा या 3 साल से ज्यादा की सजा आपको मिली है, आज फिर आपने उसी तरह की सजा वाला उसी तरह का ऑफेंस कर दिया चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में, तो अब आपको मिलेगी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो या तो अब आपको सीधे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल जाएगा या फिर 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। तो देखिए इनहेंस्ड पनिशमेंट कितनी ज्यादा इनहेंस हो गई कि पहले आपने एक बार जब ऑफेंस किया, पहले जब आप कॉन्विक्ट हुए तो आपको 3 या 3 साल से ज्यादा की सजा मिली थी। अब की बार तो आपने सेम ऑफेंस जब रिपीट किया सब्सिक्वेंटली तो सीधे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट ही मिल गया। ठीक है, तो ये आपको समझना। अब एक और चीज, ये जो सेक्शन 75 है, दिस सेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट ऑफेंस बट इट ओनली इम्पोजेस अ लायबिलिटी टू इनहेंस पनिशमेंट। अब आप ये मत समझना कि कोई इंसान जिसने पहले कभी ऑफेंस किया था आज उसने फिर ऑफेंस किया तो एक ऑफेंस सेक्शन 75 का भी आप उसके ऊपर लगा रहे हो, ऐसा मत करना। सेक्शन 75 जो है वो कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, वो सिर्फ एक प्रिंसिपल है।